स्वागत है आप सभी का प्रशासनिक गुरुकुल की गुरु सीरीज में, जिसमें आज हम फिर लेकर हाजिर हैं अपने नए 15 प्रश्न, जो कि प्रारंभिक परीक्षा उत्तर प्रदेश पीसीएस की जो 14 मई को प्रस्तावित है उसमें सबसे ज्यादा आने की संभावना है। आइए देखते हैं क्या है हमारा आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, देश में पहली बार किस स्थान पर फर्न संग्रहालय या फर्नरियम, जैसे एक्वेरियम होता है तो एक्वा मतलब पानी, तो ऐसे एक्वेरियम हो गया, तो यहाँ फर्न यानी फर्नरियम जो है वो स्थापित किया गया है। तो ये स्थापित किया गया है इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में। इराविकुलम आपका नीलगिरी तहर जो एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, मन्नार क्षेत्र में पाई जाती है, उसका हैबिटेट भी है और यहाँ पे फर्नरियम की स्थापना की गई है इसके अंदर एक पार्क के रूप में। फर्नरियम क्या होता है? तो ये एक प्रकार का जैसे ग्रीन हाउस गैसेस बॉक्स बनाते हैं या बॉटेनिकल गार्डन बनाते हैं उस तरीके का है, और ये पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना है क्योंकि पहली बार किसी पहाड़ी क्षेत्र में किसी फर्नरियम की स्थापना की जा रही है। और लगभग 104 प्रजातियां फर्न की हैं जो पाई जाती हैं, सभी को इसमें धीरे धीरे शामिल किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। और ये न केवल बायोडाइवर्सिटी के अध्ययन के उद्देश्य से बल्कि इको टूरिज्म के लिए भी एक महत्वपूर्ण निर्णय रहेगा। अब प्रश्न आपसे एनवायरनमेंट का स्टैटिक भी आ सकता है कि फर्न क्या होता है। तो फर्न वो होते हैं जो बिना मिट्टी के उपलब्ध हो जाते हैं, पेड़ों के शाखाओं के किनारे उत्पन्न हो जाते हैं और इनमें बीज भी नहीं होते हैं और फल भी नहीं होते हैं। ये याद रखिएगा, जो फर्न होते हैं उसमें बीज और फल नहीं होते हैं और ये बीजाणुओं के माध्यम से ही प्रजनन करते हैं। बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, बीज और फल नहीं होते हैं, बिना मिट्टी के ये उगते हैं। तो फर्न के बारे में इतनी जानकारी आपको अलग से रखना है। और फर्नियम क्या होता है? बोटेनिकल गार्डन या ग्रीन हाउस टाइप का कुछ होता है, डिस्प्लेइंग वेरियस स्पीसीज ऑफ फर्न्स, जिसको दिखाता है। और इनको पोषण कहाँ से प्राप्त होता है? जिस पेड़ के सहारे ये उगते हैं उनसे इनको पोषण प्राप्त होता है। तो कहाँ खोला गया है? इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है ये? केरल में है। अगला प्रश्न, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त उत्पाद एवं उनके राज्यों के संदर्भ में सही सुमेलित युग्म का चुनाव करना है। तो पहला है मरचा चावल। तो मरचा चावल जो है ये बिहार का है, ये एकदम सही सुमेलित है। और दूसरा है आदम चीनी चावल। तो दोनों चावल के जीआई टैग एक साथ रखे गए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से संबंधित है, तो दोनों सही सुमेलित हैं। इसके अलावा बनारस के बनारसी पान, लंगड़ा आम, आदम चीनी चावल, और इसके अलावा आपका रामनगर का भाटा, उसको भी यूपी की तरफ से जीआई टैग दिया गया है। रामनगर भाटा, ये चारों याद रखिएगा, इनको हाल ही में दिया गया है। ये वाराणसी के आसपास का क्षेत्र है। और आदम चीनी चावल के लिए अगर जिला अलग से पूछा जाएगा तो या तो बनारस होगा विकल्प में, चंदौली होगा। अगर चंदौली है तो चंदौली ही टिक कीजिएगा। दोनों सही है, 1 और 2। रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच हेतु किस संस्थान के द्वारा श्री अमिताभ कांत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो यहाँ पे आपको पृष्ठभूमि थोड़ी समझनी होगी। कोविड के टाइम पे जब लोगों के पास में आय कम हो गई तो बहुत सारे लोगों के जो फ्लैट्स पड़े हुए थे, रियल एस्टेट मतलब जो फ्लैट्स निर्माण होते हैं वो, और उन फ्लैट्स को बेचा जा सकता है। तो बहुत सी कंपनियां ऐसे फ्लैट्स का निर्माण करती हैं, लेकिन अगर वो फ्लैट बिके नहीं तो वो कंपनियां नुकसान में चली जाती हैं और जिन बैंक्स ने उन कंपनियों को लोन दिया होता है वो भी डिफॉल्ट करने लगते हैं। तो ऐसी बड़ी आर्थिक संकट ना आए, इसकी जांच के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है जो कि रियल एस्टेट परियोजनाओं की जांच करेगी। तो सही उत्तर होगा ए, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। अगला प्रश्न, अंतरराष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के संदर्भ में सत्य कथन चुने। तो पहला कथन है यह प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। ये डेट याद रखिएगा, सही है, 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस मनाया जाता है। दूसरा कथन है वर्ष 2023 के लिए इस दिवस की जो थीम थी, विषय वस्तु थी, वो क्या था? क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, यानी शांति की संस्कृति का निर्माण, क्रिएटिंग ए कल्चर ऑफ पीस। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, दोनों कथन 1 और 2 सही हो जाएगा। और ये यूनाइटेड नेशंस जेनेवा के द्वारा ये मनाया जाता है। कॉन्साइंस, पीस, लव, इस सब चीज़ों को ये बढ़ाता है कि हमें आंतरिक रूप से जो हमारे मूल्य हैं उनको किस तरीके से क्रियान्वित करना है। अगला प्रश्न, एमएफ हाइड्रा दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका चलाने वाला देश कौन सा है? तो नॉर्वे की एक कंपनी है नॉरलेड करके, उसके द्वारा ये नौका चलाई जा रही है। और हाइड्रोजन परियोजनाएं इस समय चूंकि चर्चा में रहती हैं, पर्यावरण दृष्टिकोण से बहुत अच्छी हैं, इस कारण से ये चर्चा में था। एमएफ हाइड्रा चूंकि विश्व की पहली है इसलिए भी महत्वपूर्ण है, हाइड्रोजन परियोजना से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है, और कंपनी का नाम अगर पूछेगा तो नॉरलेड, देश का नाम पूछेगा तो नॉर्वे आपको याद रखना है। 3-4 फैक्ट इससे रिलेटेड प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न, मैड काऊ रोग के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो हाल ही में लंपी डिजीज आपका चर्चा में था, उसके बाद मैड काऊ डिजीज पशुओं के रोग के संदर्भ में आया। कृषि और पशुपालन से 5 से 10 प्रश्न हर बार आपके आते हैं यूपी पीसीएस में। तो क्या है ये? यह वयस्क मवेशियों के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी जो उनका नर्वस सिस्टम होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको प्रभावित करता है। ये एकदम ठीक कथन दिया हुआ है। दूसरा,
मैड काऊ रोग हेतु टीका विकसित करने वाला भारत पहला देश बन गया। ये गलत है, इस रोग का कोई भी टीका नहीं है, नो वैक्सीन, इसका कोई भी टीका नहीं है मैड काऊ रोग का। तो केवल एक कथन सही होगा। और महत्वपूर्ण यह है कि जो भी लोग बीफ का प्रयोग खाने में करते हैं, तो चूंकि इनके जो मांस होता है उसमें प्रोटीन के साथ ये रोग जो है मनुष्य के शरीर में चला जाता है, क्योंकि बीफ के साथ में जो प्रोटीन वो लेते हैं वो मनुष्य के शरीर में चला जाता है, और मनुष्यों में भी मैड काऊ रोग हो जाता है। और सिम्टम्स में जो भी नर्वस सिस्टम की चीजें हैं, जैसे आपका इंपेयर्ड मूवमेंट, यानी जो आप मूवमेंट करते हैं वो प्रॉपरली नहीं होगा, एक पैर कहीं जाएगा एक हाथ कहीं जाएगा। पेयर्ड मूवमेंट का मतलब है दो हाथ दो पैर, ये पेयर है हमारे, या दो आंखें, तो इनके मूवमेंट अलग अलग होने लगते हैं, ये नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता है। और थिंकिंग यानी हम सोचने में जो गड़बड़ियां करते हैं वो इसके सिम्टम होते हैं। अभी तक कोई वैक्सीन इसकी नहीं है, तो सही उत्तर हो जाएगा केवल एक। अगला प्रश्न, नेशनल डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एनडीएपी, इसके बारे में सत्य कथनों का चुनाव करना, ये हाल ही में चर्चा में था और इसको ओपन किया गया है। तो क्या है, नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा प्रारंभ किया गया है, जिसमें विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के डेटा तक पहुंच प्रदान करता है। ये पूरा कथन सही है। तो क्या क्या याद रखना है, केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की इसमें भूमिका है, और ये कई एजेंसियों सरकारी विभागों तक डेटा की पहुंच को सुनिश्चित करता है, ये सही है। दूसरा, यह प्लेटफॉर्म केवल सरकारी अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के लिए सुलभ है। देखिए कहीं पे भी केवल आए तो उसको सबसे पहले गलत करने की कोशिश किया कीजिए। अगर नहीं आ रहा है आपको क्वेश्चन, तो ये मान के चलिए कि क्वेश्चन स्टेटमेंट गलत ही होगा, तो और ये बहुत जनरल स्टेटमेंट लग रहा है, तो ये सही है, तो केवल एक आपका उत्तर हो जाएगा। ये तो एलिमिनेशन टेक्निक है। इसके अलावा आपको ये बता दें कि ये नीति आयोग के द्वारा विकसित किया गया है, और ये फ्री फॉल और के हिसाब से है कि कोई भी उस डेटा का प्रयोग कर सकता है। वो शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति हो सकता है, शिक्षा के अलावा पत्रकारिता से संबंधित है, या कोई शिक्षक है वो इसका प्रयोग कर सकता है, संस्थाओं से संबंधित कोई व्यक्ति अगर वो इसका प्रयोग कर सकता है, सरकार इसका प्रयोग कर सकती है, और सिविल सोसाइटी नागरिक समाज भी इस डेटा का प्रयोग कर सकते हैं। तो केवल सरकारी अधिकारियों और रक्षा मंत्रालय के लिए ऐसा नहीं है, केवल एक आपका सही होगा, उत्तर होगा ए। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित टर्नर सुचस हिंगले, ये क्या है? तो ये हाल ही में चर्चित था, ये एक प्राचीन समुद्री मगरमच्छ का जीवाश्म हाल ही में प्राप्त हुआ है उत्तरी सागर के पास में, और ये जुरैसिक काल से जोड़ करके देखा जा रहा है। तो इस तरीके का पहला जीवाश्म हमको मिला, इस कारण से चर्चा में रहा है। शब्दावली संबंधित अगर प्रश्न आएगा तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो याद रखेगा ये प्राचीन समुद्री मगरमच्छ था, जिसमें संभवतः इसका मुंह जो है वो घड़ियाल, जो भारतीय घड़ियाल होते हैं, मगरमच्छ का मुंह चौड़ा होता है, घड़ियाल का मुंह पतला होता है, तो घड़ियाल की भांति इनका मुंह बताया गया है। और इसके अलावा कुछ जीवाश्मों में इसके पीछे फिन्स की बात की जा रही है, जैसे मछली में होते हैं जनरली क्रोकोडाइल या घड़ियाल जो और मगरमच्छ होते हैं उनके पूंछ होती है, लेकिन इसमें फिन्स जैसी संभावनाएं भी दर्शाई गई हैं जीवाश्म के माध्यम से। अगला प्रश्न, समाचारों में चर्चित हिमांग वृक्ष के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। तो ये अभी हाल ही में चर्चा में रहा था, क्योंकि बहुत सारी एंटी शुगर और एंटी बीपी की जो दवाइयां हैं उसमें इसका प्रयोग करने की बात की जा रही है प्राकृतिक स्रोत के रूप में। तो पहला क्या कथन है, यह मुख्यतः भारत के दक्षिणी भाग में पाया जाता है, तो ये एकदम गलत है। ये आपका कहां पाया जाता है, मेनली ये नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। अगर लोकेशन वाइज बात करें, अगर स्टेट वाइज बात करें, तो अगर आपसे पूछा जाए किस स्टेट में पाया जाता है, तो मणिपुर। अगर ऑप्शन आता है कि हिमांग वृक्ष चर्चित रहा है किस राज्य में पाया जाता है, तो केवल आपका ऑप्शन होगा मणिपुर। और अगर ऐसे क्षेत्रवार पूछता है तो नॉर्थ ईस्ट। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, इस पेड़ के फलों में एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं, ये सही है, एंटीऑक्सीडेंट एजेंट होते हैं, तो केवल दो सही होगा, पहला कथन गलत है, उत्तर होगा बी। अगला प्रश्न, मिशन शक्ति के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव आपको करना है। तो पहला क्या दिया है, इसे रक्षा मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया, तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा नहीं है, ये आपका महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो यह पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा, मिशन का उद्देश्य भारतीय रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता, जो रक्षा मंत्रालय नहीं तो रक्षा क्षेत्र में सहभागिता कोई मतलब नहीं है, ये भी गलत है। लेकिन ये किस लिए है, नारी के सुरक्षा, नारी के सम्मान और नारी के स्वावलंबन के लिए ये प्रारंभ किया गया है कि कोई भी नारी है तो उससे संबंधित जो भी सरकारी पहले हैं, जैसे 1090 का प्रारंभ किया गया है नारियों के लिए कि कोई महिला अगर उसको सुरक्षा संबंधी चिंता लगती है 1090 पे कॉल कर सकती है। ऐसी जो भी सरकारी पहले हैं सभी का एकीकृत क्रियान्वयन मिशन शक्ति के अंतर्गत किया जाएगा। तो दोनों कथन यहाँ पे गलत है, सही हो जाएगा ना ही एक ना तो दो, डी ऑप्शन उत्तर होगा।
अगला प्रश्न, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथनों का चुनाव करना है। देखिए कुछ परिवर्तन देखने को मिले इसलिए प्रश्न बना है। क्या परिवर्तन? 2/3 ग्रामीण आय अब गैर कृषि गतिविधियों द्वारा उत्पन्न होती है। देखिए जनरली हमारे दिमाग पे क्या कॉन्सेप्ट आता है कि ग्रामीण आय कृषि से संबंधित होगी, लेकिन अब ये याद रखना है आपको, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 2/3 जो इनकम जनरेशन हो रही है रूरल एरियाज में वो किससे हो रही है? नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज यानी गैर कृषि गतिविधियों के माध्यम से। तो ये पहला कथन सही हो गया। दूसरा, 47% आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। ये ठीक है, लगभग आधी। और विगत 6 वर्षों में कृषि क्षेत्र में जो ग्रोथ रेट दिखा रहा है वो कितनी है? 4.6% अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2022-2023। तीनों ही कथन सही है। सही उत्तर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 यानी डी। पहला वाला जरूर याद रखिएगा क्योंकि सामान्यतः हमें कृषि गतिविधियों का एक माइंडसेट बना रहता है। अगला प्रश्न, हाल ही में समाचारों में चर्चित मैक्रोसोमिया का संबंध किससे है? तो मैक्रोसोमिक चाइल्ड, हाल ही में ब्राजील में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका वजन सामान्य से बहुत अधिक था और लंबाई चौड़ाई भी ज्यादा थी। तो होता क्या है कि जो महिलाओं की जो प्रसव की अवस्था होती है, गर्भावस्था होती है, उसमें जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है यानी 7वां, 8वां और 9वां महीना जो होता है उसमें क्या होता है, सामान्यतः कि शुगर इंटेक बढ़ जाता है और वही शुगर इंटेक जो महिलाओं बढ़ता है उसके माध्यम से वो बच्चे तक पहुंचने लगता है, जिसके माध्यम से हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जो मदर में है वो क्या करता है, बच्चे को भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज देता है, जिसके कारण से बच्चे का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे बच्चे को हम फीटल मैक्रोसोमिया या ऐसे बच्चे को मैक्रोसोमिक चाइल्ड हम कहते हैं। तो यानी किससे संबंधित है? जन्म के समय अधिक वजन वाले बच्चों से संबंधित है। अब इससे बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं। प्रसव के समय ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है क्योंकि बच्चे का वजन, लंबाई चौड़ाई ज्यादा है, तो प्रसव समय ज्यादा रक्तस्राव हो सकता है। बच्चे को निकालते समय कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। तो ये सारी समस्याएं भी मैक्रोसोमिक होने से होती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर विज्ञान संबंधित शब्दावली आएगी तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के बारे में क्वेश्चन है। FATF के बारे में पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है यूपीपीसीएस में। ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के बारे में। ब्लैक लिस्ट वो हैं जिनको व्यापार के लिए प्रतिबंधित किया जाता है, आतंकवादी गतिविधियों या उनका समर्थन करने के लिए, और ग्रे लिस्ट में उनको डाला जाता है जो कि समर्थन तो नहीं करते हैं और साथ ही में अपने यहाँ ऐसी गतिविधियों जो इसमें आतंकवाद में या इससे संबंधित गतिविधियों में संलिप्त है उनको रोकने का प्रयास करते हैं, उनको ग्रे लिस्ट में डालता है। तो इसी के बारे में FATF के बारे में यहाँ पे प्रश्न है। पहला क्या है? इसकी स्थापना 1989 में G7 देशों के द्वारा पेरिस में मुख्यालय के साथ में की गई थी। तो ये सही है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना 1989 में की गई थी। मुख्यालय कहां है इसका? पेरिस में। ये अलग से याद रखना है। वर्तमान में इसमें 39 सदस्य देश हैं जिसमें सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्य शामिल हैं। ये भी सही है, दोनों कथन सही है। सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2। तो FATF अभी हाल ही में चर्चा हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर कर दिया गया। पहले ग्रे लिस्ट में था, फिर पाकिस्तान को बाहर कर दिया गया है क्योंकि वहां पे उसने आतंकवाद को रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे। तो क्या क्या याद रखना है, इस कारण ये चर्चा में था। FATF क्या होता है, कौन कौन से लिस्ट जारी करता है? ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट। स्थापना हुई थी 1989 में। किसने की थी? G7 देशों ने। मुख्यालय पेरिस में है। वर्तमान सदस्य संख्या 39 है और सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य में शामिल है। दोनों कथन सही है, तो सही उत्तर हो जाएगा C 1 और 2। अगला प्रश्न, भारत में सीलबंद कवर न्यायशास्त्र की अवधारणा के संदर्भ में सत्य कथन चुने। तो हाल ही में यह चर्चा में था कि सरकार ने कुछ रिपोर्ट्स जो हैं वो न्यायालय को सीलबंद रूप में दी थी। तो यहाँ पे उसी के बारे में जो पॉलिटिकल स्टैटिक क्वेश्चन बनेगा वो किस तरीके का बन सकता है कि यह उस प्रथा को संदर्भित करता है जहां गोपनीय जानकारी अदालत को एक सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत की जाती है। तो ये सही है, इसी का अर्थ है सीलबंद कवर शास्त्र तो प्रस्तुत की जाती है। दूसरा, यह अदालत को गोपनीयता बनाए रखते हुए संवेदनशील जानकारी पर विचार करने की अनुमति देता है। यह भी ठीक है, चूंकि संवेदनशील जानकारी है, गोपनीय जानकारी है, उसका सबके सामने आना जरूरी नहीं है, इस कारण से इसको दिया जाता है। तीसरा, सीलबंद लिफाफों का उपयोग आपराधिक मामलों तक ही सीमित है। देखिए ऐसा नहीं है कि आपराधिक मामलों तक ही सीमित है, और इसको लेकर के सीलबंद कवर न्यायशास्त्र को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी भी की है कि यह प्रक्रिया उचित नहीं है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, क्योंकि द्वितीय पक्ष को हमेशा पता होना चाहिए कि उसके बारे में क्या दलील दी जा रही है या उसके बारे में क्या तथ्य प्रस्तुत किए जा रहे हैं। और अगर सीलबंद कवर में इस तरीके की रिपोर्ट्स आएंगी तो कहीं ना कहीं ये प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन है, गोपनीयता का भी उल्लंघन है। तो तीसरा स्टेटमेंट जो है गलत है, 1 और 2 सही है, सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है आपका, IPL 2023 हाल ही में चल रहा है, तो ये पूछा गया उद्घाटन समारोह का आयोजन किस स्टेडियम में किया गया था। तो ये किया गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ये किया गया था। ये कहां पे है? आपके गुजरात में है आपका, तो ध्यान रखिएगा कहां पे किया गया था, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। तो ये थे हमारे आज के 15 प्रश्न। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके मित्र भी इसको देख सकें और परीक्षा के लिए लाभान्वित हो सके।
सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल प्रशासनिक गुरुकुल। आगे की परीक्षाओं के लिए भी हम इसी तरीके की वीडियो लेके आएंगे। ईपीएफओ की अगली परीक्षा आपकी है, उसके लिए भी हमारे यहाँ पे जो सफलता सीरीज चलाई जा रही है उसके वीडियोस आप देख सकते हैं। बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा ताकि रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आज की वीडियो में जुड़ने के लिए हार्दिक धन्यवाद और यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के लिए आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।